हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वांगजी और विंग मिले थे और उनके बीच क्या क्या हुआ था। तो अब हम आगे देखते हैं। सुबह का वक्त, लैंड कॉरपोरेशन। वांगजी अपने ऑफिस में बैठकर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। तभी वहाँ पर वांगजी का सेक्रेटरी सोंगलैन आया। सोंगलैन के हाथ में एक फ़ाइल था। सोंगलैन ने वो फ़ाइल वांगजी की तरफ बढ़ा दिया। वांगजी ने वो फ़ाइल उठाया और उसे पढ़ने लगा। सोंगलैन अपने बॉस को बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ वांगजी अच्छी तरीके से फ़ाइल को पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा ही एक्सप्रेशन आ गया था। वांगजी ने अपने मन में कहा, नॉट बैड बनी। ये कहते हुए वांगजी इस फाइल को अपने लॉकर में रख देता है। साथ ही वो अपने केबिन से निकल गया। वांगजी अपना सूट ठीक करते हुए सीधा अपने ब्रदर के केबिन में गया, जहाँ पर लैन शिचैन एक मीटिंग के लिए तैयार हो रहे थे। अगले 10 मिनट में उनका एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। लैन शिचैन को हेल्प कर रहे थे 2 सेक्रेटरी, एक फीमेल ओमेगा और एक अल्फ़ा। अल्फ़ा एक मेल था। दोनों भाइयों का ऑफिस 2 अलग फ्लोर पर था। वांगजी का ऑफिस टॉप फ्लोर पर था और उसके नीचे वाले फ्लोर में लैन शिचैन का ऑफिस। वांगजी के ऑफिस में हर कोई अल्फ़ा है, जिनमें ज़्यादातर मेल अल्फ़ा ही है। बस 2 फीमेल अल्फ़ा है। उन्हें भी नौकरी बस अपनी काबिलियत पर मिला है, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए वांगजी उन्हें अपने पास रखा है, नहीं तो वांगजी उन्हें नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि वांगजी ओमेगास को कम समझता है, बल्कि ओमेगास जब वांगजी के आसपास काम करते हैं तो वो वांगजी से क्लोज होने की कोशिश करते हैं और वांगजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे लोगों से दूर रहना पसंद है, टचिंग तो बिल्कुल पसंद नहीं, और ओमेगास हमेशा उसे रिझाने की कोशिश ही करते रहते हैं। इसलिए वांगजी अपने आसपास ओमेगास को नहीं रखता। दूसरी तरफ लैन शिचैन, उनके ऑफिस में ओमेगास और अल्फास दोनों ही थे। मतलब बहुत सारे ओमेगास भी काम करते थे, बहुत सारे अल्फाज भी काम करते थे। ओमेगास मेल फीमेल दोनों ही काम करते थे और अल्फाज भी मेल और फीमेल दोनों ही काम करते थे। खैर, लैन शिचैन ने जैसे ही अपने ब्रदर को देखा तो वो अपना काम साइड करके आगे आए और उन्होंने पूछा, वांगजी कल रात तुम घर क्यों नहीं आए? अंकल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, वो गुस्से में भी थे। यह सुनकर वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वांगजी ने कहा, भाई मुझे निकलना होगा, एक इम्पॉर्टेंट काम है, इसीलिए आज पूरा दिन ऑफिस से बाहर रहना होगा। बट मेरा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है, क्या आप उसे अटेंड कर लेंगे या फिर मैं उसे पोस्टपोन कर दूँ? ये सुनकर लैन शिचैन कुछ देर अपने बेबी ब्रदर को देखने लगते हैं और फिर वो कहते हैं, नहीं मैं उसे अटेंड कर लूँगा, तुम जाओ। वांगजी ने अपना सर नोट किया और वो जाने लगा। उसी वक्त लैन शिचैन ने वांगजी को फिर से बुलाया और कहा, वांगजी सब ठीक तो है ना? कुछ अगर सीरियस है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। वांगजी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा और एक शब्द में जवाब दिया, नहीं, और वो वहाँ से निकल गया। वांगजी सीधा ऑफिस से निकलकर वेंचिंग के लैब में गया। वेंचिंग जो वांगजी का ही इंतज़ार कर रहा था। वांगजी के आते ही वेंचिंग ने वांगजी को अच्छे से चेक करना शुरू किया। वेंचिंग के साथ और भी 7-8 डॉक्टर्स जल्दी आ गए थे और उन्होंने भी वांगजी को चेक करना शुरू किया। वह हैरान थे, वांगजी के बॉडी में एक भी रैशेस नहीं था। वांगजी को एक अजीब सा ही बीमारी है, जो शायद इस पूरे वर्ल्ड में अब तक का पहला केस है, क्योंकि ऐसा कोई केस सामने अभी तक आया नहीं। वेंचिंग इस बीमारी के ऊपर बहुत बहुत मेहनत करता है। पिछले 15 सालों से वो इस बीमारी को लेकर पढ़ाई कर रहा है। उसने रिसर्च पिछले 7 सालों से शुरू किया है। वेंचिंग और वांगजी बचपन के फ्रेंड्स हैं। वांगजी का कोई फ्रेंड सर्कल तो नहीं है, बस 1-2 फ्रेंड्स हैं जो वांगजी के साथ ही रहते हैं, जैसे कि एक वेंचिंग, दूसरा सोंगलैन। ये दोनों ही वांगजी के साथ बहुत सालों से हैं। हाँ, काम करना शायद 7-8 साल पहले से शुरू किया है, लेकिन उनका जान पहचान बहुत सालों से है। वेंचिंग और वांगजी बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। वेंचिंग एक फीमेल अल्फ़ा है। अभी वो वांगजी का अच्छे से चेकअप कर रहा था। वेंचिंग वांगजी की हालत को देखकर समझ सकता था कि वांगजी अभी एकदम ठीक है। वेंचिंग ने अपने हाथों से ग्लव्स को उतारा और वांगजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया।
उस लैब में कम से कम 25 से 26 डॉक्टर्स थे जो बहुत बहुत ज़्यादा अपने काम में माहिर डॉक्टर्स है। और ये वांग जी का पर्सनल लैब है। उसकी बीमारी के लिए ये लैब बनाया गया था, जिससे उसकी बीमारी का जो दवाई है वो बनाया जाए रिसर्च करके। इस लैब में हर साल हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सभी बहुत ज़्यादा स्किलफुल और बहुत ज़्यादा उनके पास तजुर्बा है। सभी अपना जो सांस है ना वो रोक कर वांग जी की तरफ देख रहे थे। सभी के दिल में एक उम्मीद जाग आया था कि शायद मिस्टर लान ठीक हो गए हैं। वांग जी जिसने अपना ग्लव उतारा, उसने भी अपने हाथों में ग्लव्स को पहन के रखा था। वांग जी ने भी एक गहरा सा ब्रीथ लिया। उस लिटिल बनी को छूने के बाद वांग जी ने अभी तक किसी को भी नहीं छुआ है। तो वांग जी भी थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन उसके चेहरे पर वो नहीं दिख रहा था। वांग जी का एक्सप्रेशन बनना नामुमकिन है। वांग जी ने खुद को अंदर से शांत किया और वेंचिंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। सारे लोगों का जो सांस है ना वो अटक चुका था। वेंचिंग भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। सभी एक होप के साथ वांग जी के उस हाथ को देख रहे थे जिस हाथ से वांग जी ने वेंचिंग को टच किया था। बट शायद 2 से 3 सेकंड्स ही हुए थे, वांग जी का पूरा हाथ एकदम रैशेस से भर गया। वांग जी को अपने पूरे हाथ में जलन महसूस होने लगा, बहुत तेज़। और वो रैशेस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, एकदम रेड हो गए थे। वांग जी ने तुरंत वेंचिंग के हाथ से अपना हाथ हटा लिया। सभी के सभी बहुत निराश हो गए थे। वेंचिंग भी बहुत निराश हो गया था। वांग जी अपने दिल ही दिल में निराश हुआ था, लेकिन वो शॉक्ड था। अगर उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ है तो वो उस लिटिल बनी को कैसे छू पा रहा था? उसने कैसे छुआ उसे? और इतना डीपली, इतने टाइम तक छूने के बाद भी वांग जी के शरीर ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया है। क्या ये सच में एक मिरेकल है? वेंचिंग जो बहुत निराश हो गई थी क्योंकि वांग जी का हालत सेम था, बिल्कुल भी कुछ भी बदलाव नहीं आया था। एक डॉक्टर आगे आए और उन्होंने वांग जी को एक इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन देते ही वांग जी का बॉडी थोड़ा थोड़ा अच्छा फील करने लग गया था। वांग जी ने बस वेंचिंग का हाथ और अपना हाथ टच किया था, मतलब अपने हाथ से बस वेंचिंग का हाथ ही टच किया था, लेकिन धीरे धीरे वांग जी का पूरा बॉडी रैशेस से भर रहा था। पूरा हाथ तो एकदम लाल हो ही चुका था। अब धीरे धीरे वो रैशेस पूरे बॉडी में फैल रहा था। तो जब वांग जी को वो इंजेक्शन दिया गया तो धीरे धीरे जो रैशेस है ना वो कम होने लग गए थे, लेकिन जलन अभी भी वांग जी को उतना ही हो रहा था। तो वांग जी बस अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वेंचिंग जो अब तक एकदम चुप थी, उसने अब अपना मुंह खोला और कहने लगी, वांग जी ये एक मिरेकल है। वो ओमेगा बस तुम्हें टच कर पा रही है और कोई भी तुम्हें टच नहीं कर पाता। ओह गॉड, ऐसा भी कुछ हो सकता है? मैंने अपने पूरे मेडिकल लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है और नहीं सुना है और नहीं पढ़ा है। इतने सालों तक रिसर्च करने के बाद भी हर बार हम फेल होते गए। मे बी वो ओमेगा ही है जो तुम्हें ठीक कर पाएगा। शायद तुम उस ओमेगा के साथ रहकर ही खुद को ठीक कर पाओ। वेंचिंग जो गहरी सोच में बहुत ही शांति से ये सब कुछ कह रही थी, अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो हड़बड़ा कर कहने लगी, वांग जी वो ओमेगा कहाँ पर है? उसे लेकर आओ, मुझे उसे चेक करना है। मुझे उसके कुछ टेस्ट करने हैं। मुझे उसका ब्लड ग्रुप भी जानना है, उसके ब्लड का भी टेस्ट करना है अच्छे से। वांग जी जिसका पूरा शरीर जल रहा था, इसीलिए वो शांति से बैठा हुआ था और वेंचिंग का बकबक सुन रहा था। अब वो उठकर खड़ा हुआ क्योंकि अब उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन जलन अभी भी उसके पूरे शरीर में हो रहा था। बट अब वो उसे इग्नोर करते हुए उठकर खड़ा हुआ। होने के बाद उसने वेंचिंग की तरफ देखा और कहा, जब समय आएगा तब तुम उससे मिल पाओगे। ये कहते हुए वांग जी वहाँ से निकल गया। वांग जी के पीछे पीछे सोंगलान भी चला गया था। सोंगलान भी वांग जी के साथ हर एक जगह पर रहता है। अगर शॉर्ट में बताया जाए तो सोंगलान वांग जी को इतने अच्छे तरीके से जानता है और वांग जी के बारे में ऐसे ऐसे बातें जानता है जो उसके फैमिली मेम्बर्स, मतलब उसका अंकल और ब्रदर भी नहीं जानते। हालांकि इस बीमारी के बारे में उसका अंकल और ब्रदर जानते हैं। खैर, अब हमें सीन शिफ्ट होकर वांग जी को दिखाया जाता है जो कार में बैठा हुआ था लैंड मेडिकल कॉलेज के सामने, और सोंगलान वो कॉलेज के अंदर चला गया था। सोंगलान सीधा डीन के ऑफिस में गया था। वहाँ पर जाके उसने बात किया। अभी विंग अपने 3rd क्लास में था
जहाँ पर प्रोफेसर उन्हें कुछ समझा रहे थे। विंग बहुत ही ध्यान से अपने बुक को देख रहा था और प्रोफेसर जो समझा रहे थे उससे समझ रहा था। तभी पियोन आया और उसने विंग का नाम लिया। विंग को एक नाम से ही सब जानते थे क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट था और टीचर्स, डीन, पियोन सभी विंग को पहचानते थे। इसीलिए पियोन ने डायरेक्ट विंग को बुलाया और टीचर्स से परमिशन लिया। विंग ने भी टीचर्स से परमिशन लिया और पियोन के पीछे पीछे जाने लगा। वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डीन उन्होंने क्यों बुलाया। गाइस, बारिश हो रहा है तो उसका आवाज़ अगर आए ना तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खैर, उनके ऑफिस के सामने जाकर विंग ने परमिशन मांगा तो डीन ने विंग को परमिशन दिया। विंग ऑफिस के अंदर जाते ही एक इंसान को देखता है। वो नहीं पहचानता इस इंसान को, लेकिन वो इंसान वो विंग को अच्छे से देख रहा था। उसका नज़र बस विंग पर था। वो और कोई नहीं, सॉन्गलैन था। सॉन्गलैन एक टक विंग को देख रहा था। ऐसा नहीं कि उसके नज़र में कुछ गलत था, लेकिन फिर भी अजीब लगता है ना, कोई स्ट्रेंजर अगर आपको देखे तो विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन विंग ने उसे इग्नोर किया और सीधा डीन के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, सर क्या बात है। डीन जो सॉन्गलैन की तरफ देखकर कहने लगते हैं, मिस्टर सॉन्गलैन आए हैं विंग, ये तुमसे बात करना चाहते हैं, जाओ उनके साथ। विंग हैरान हो गया था। विंग ने पूछा, बट सर क्यों? डीन ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, विंग जाओ, ये तुमसे बात करना चाहते हैं। विंग को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने अपने सर की बात को मान लिया। सॉन्गलैन अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे पीछे आइए। ये कहते हुए सॉन्गलैन आगे आगे चलने लगा। विंग को लगा ये इंसान, मतलब ये सॉन्गलैन शायद कॉलेज के किसी वेटिंग रूम में विंग के साथ बात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सॉन्गलैन कॉलेज से बाहर जाने लगा। विंग थोड़ा हैरान था। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? सॉन्गलैन ने सीधा जवाब दिया, कॉलेज के बाहर। विंग ने सॉन्गलैन से फिर से क्वेश्चन पूछा, क्यों? अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप कॉलेज में भी तो कर सकते हो ना। सॉन्गलैन ने एक बार फिर जवाब देते हुए कहा, मुझे आपसे बात नहीं करना, मेरे सर को आपसे बात करना है, वो कॉलेज के बाहर है। ये कहते हुए सॉन्गलैन बाहर चला गया था कॉलेज के, और विंग वो भी सॉन्गलैन के पीछे पीछे बाहर चला गया। विंग ने देखा एक बहुत ही लग्जरियस कार कॉलेज के सामने खड़ा है। उसके आगे पीछे भी बहुत सारे कार्स थे, वो सारे भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस थे। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक तो वो बहुत थका हुआ है, कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसे आज कॉलेज आने का मन ही नहीं था। उसने सोचा था कि वो रेस्ट करेगा, आज वो कॉलेज नहीं आएगा। ये सोच कर विंग अपने बेड पर सोया था, लेकिन बीच कॉलेज में उसे आना पड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉल की वजह से। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने विंग को कॉल किया था एक असाइनमेंट के लिए। विंग को वो असाइनमेंट आज ही जमा करना था, इसलिए विंग कॉलेज आया था। और अभी ये क्या नया सियाप्पा है, ये सोचते हुए विंग कार के सामने जाके खड़ा हो गया था। सॉन्गलैन ने कार का डोर ओपन किया। विंग ने अपनी नज़रों को नीचे झुकाया और देखने लगा। कार के अंदर कोई था जिसका फेस एकदम एक्सप्रेशनलेस था और उसके हाथ में एक फाइल था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये इंसान उससे क्या बात करना चाहता है? विंग तो इसे जानता भी नहीं है। विंग को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो अब यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि सॉन्गलैन उसके पीछे ही खड़ा है ना। तो विंग हिचकिचा कर जाके कार में बैठ गया। विंग के बैठते ही सॉन्गलैन ने कार का डोर बंद कर दिया और वो बाहर ही खड़ा रहा। कार के अंदर विंग और वांग जी बैठे थे। वांग जी जो अभी भी अपना पूरा फोकस फाइल के अंदर रख कर ही बैठा था, और विंग जो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और गुस्सा भी। ये इंसान ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? लगभग 3-4 मिनट तक चुपचाप बैठे रहने के बाद अब विंग से और बैठा नहीं गया, इसलिए बस विंग ने अपना गला साफ किया उस इंसान को ये एहसास दिलाने के लिए कि यहाँ पर कोई है। विंग को तो लगा कि ये इंसान शायद इससे अभी तक पता ही नहीं चला होगा कि यहाँ पर कोई बैठा भी है, लेकिन वांग जी वो विंग को नोटिस कर रहा था। वो शांति से विंग को बस नोटिस किए जा रहा था। विंग के गला साफ करने पर वांग जी ने अपना जो फाइल है उसे बंद कर दिया और उसे एक जगह रख दिया। फिर वो विंग की तरफ देखने लगा।
विंग वांगजी के नज़रों को अपने ऊपर फील करके बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहा था। एक अजीब सा ही गर्मी वो महसूस कर रहा था। विंग ने अपने नेक को पूरा ढक के रखा था क्योंकि उसके नेक पर मार्क था। मतलब उसने पूरी तरीके से अपने गले से लेकर पैर तक अपने आप को ढका हुआ था, तो उससे बहुत गर्मी महसूस हो रहा था। विंग को एक पल के लिए ऐसा लगा क्या इस कार में एसी नहीं है, लेकिन एसी था, एसी चल भी रहा था। बट फिर भी विंग को एक अजीब सा ही गर्मी महसूस होने लग गया था। वांगजी के नज़रों में ही कुछ ऐसा था। विंग पता नहीं क्यों इस अनजान इंसान के नज़रों में नज़रें डालकर देख ही नहीं पा रहा है। विंग को ऐसे खुद से नज़रें चुराते हुए देखकर वांगजी को बहुत अच्छा महसूस होने लगा था। वांगजी ने अब कहना शुरू किया। विंग जो वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वांगजी कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? विंग जो कंफ्यूज था, उसे सच में नहीं पता ये इंसान है कौन। विंग का कंफ्यूजन से भरा चेहरा देखकर वांगजी के चेहरे पर एक स्मित आ गया था। वांगजी जो धीरे से स्माइल करता है और कहता है, हाउ फनी, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने किसके साथ रात बिताया है ना? वांगजी के कहे गए शब्दों को सुनकर विंग को एक बड़ा झटका लगा। विंग जो वांगजी के फेस को हद से ज़्यादा हैरानी से देख रहा था, लेकिन वो हैरानी ज़्यादा देर तक टिका नहीं क्योंकि उस हैरानी की जगह अब गुस्से ने ले लिया था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वांगजी जहाँ विंग का फेस देखकर ही इमोशन को अच्छी तरीके से समझ पा रहा था, वहीं विंग वांगजी का फेस देखकर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं था, किसी भी तरीके का कोई एक्सप्रेशन था ही नहीं। विंग को लग रहा था कि वो एक ब्लाइंड इंसान के सामने है जो ना कुछ देख पा रहा है और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन है। विंग अपना मुंह खोलकर आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही एक फाइल विंग की तरफ बढ़ा दिया गया। वांगजी ने बढ़ाया था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका हाथ पैर कांप रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस इंसान के सामने कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने वो फाइल ले लिया और उस फाइल को खोलकर देखने लगा। वो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जहाँ पर कुछ कंडीशंस के साथ एक मैरिज पेपर को रखा गया था। इस पेपर को और इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो एक पल के लिए एकदम ब्लैंक हो गया था, लेकिन दूसरे ही पल उसका गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया। उसने कहा, वो हेलो मिस्टर, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, और हाँ हम दोनों ही अडल्ट हैं, तो ये क्या बच्चों की तरह मैरिज पेपर लेकर आ गए? मैं आपको नहीं जानता तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, बस वन नाइट स्टैंड सोचकर उसे भूल जाइए। वांगजी जिसे विंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था, विंग के बचपन से लेकर आज तक का हर एक चीज़ उसे पता चल गया था, तो वो पहले से ही जानता था कि इस बनी को मनाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए उसने शांति से विंग की बातों को सुना। विंग जिसने अपना बोलना ख़त्म किया और वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी जिसके चेहरे पर फिर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, उसने विंग की आंखों में एक्सप्रेशनलेस होकर देखा और फिर कहा, ओके देन तुम्हारा करियर यहीं पर ख़त्म होता है। विंग को कुछ समझ नहीं आया। वांगजी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हेलो लान वांगजी, लान कॉरपोरेशन का सेकंड सीईओ एंड इस मेडिकल कॉलेज का ओनर। ये कहते हुए वांगजी बहुत ही शांति से विंग को देख रहा था। विंग जिसे ये पता चलते ही एक और झटका लगा। उसे तो पता ही नहीं था, उसने इस इंसान का बस नाम ही सुना था, देखा नहीं था। ओह गॉड, वो कहाँ फंस गया। विंग जो बहुत परेशान दिखने लगा था, अगले ही पल वो फिर से गुस्सा हो गया। उसने कहा, क्या आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर लैन? आपको पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? एक तो आपने मेरे बिना परमिशन के मुझे छुआ, वो सब किया जो सब कुछ इनप्रॉपर है, एक ओमेगा का फ़ायदा उठाना जब वो होश में नहीं था, ऊपर से आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपको पता है ये क्राइम है, मैं आपके खिलाफ लीगली एक्शन ले सकता हूँ। यह सुनकर वांगजी के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल आ गया। उसने कहा, क्या सच में मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया? तुम तो एक डॉक्टर हो, है ना? क्या तुम्हें पता नहीं चला? मुझे तो लगा था एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें सब कुछ पता होगा, ज़बरदस्ती और वाइल्ड रोमांस के बीच फ़र्क। यह सुनकर विंग जिसका गला सूख गया था,
उसे पता है उसके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं हुआ। वो कुछ और कह पाता उससे पहले वांग जी ने एक और फाइल विंग की तरफ बढ़ा दिया। जो फाइल विंग खोलना नहीं चाहता था। उससे पता नहीं क्यों डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे विंग ने वो फाइल ओपन किया। करने के बाद जो विंग ने देखा वो तो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। विंग को एक के बाद एक शॉक क्यों लग रहा है कल से, पता नहीं वो उसके लाइफ में चल क्या रहा है। विंग जिसके माथे पर पसीना आ गया था, उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। वो फाइल विंग के लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी था। उस फाइल में विंग को कॉलेज से निकालने का पेपर्स था। उनमें कुछ ऐसे चीज़ों को दिखाया गया है जो कभी विंग ने किया ही नहीं। प्रॉपर डॉक्टर बनने से पहले ही उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इतना मेहनत किया है उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन ये इस इंसान ने विंग को वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वांग जी बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। वांग जी ने रिलैक्स टोन में कहा, लिसन बनी, मुझे तुम चाहिए, बस तुम। तो गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए मैं उसे लेकर ही रहूँगा। तो गुस्सा करके अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। और हाँ, अभी साइन करो, 2 घंटे में मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा हमें। एंड एज अ हस्बैंड आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें प्यार भी करूँगा। ये कहते हुए वांग जी बहुत ही डीपली विंग को देख रहा था। विंग जिसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ट्रैप हो गया है। इस इंसान ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन जितना किया उतना काफ़ी है विंग के इतने सालों की मेहनत को बर्बाद करने के लिए, विंग का पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए। विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और गुस्से से वांग जी की तरफ देखा। फिर उसने मैरिज पेपर में साइन कर दिया। उसके साइन होते ही वांग जी ने पास में साइन किया और उन पेपर्स को सॉन्गलैन की तरफ दे दिया। सॉन्गलैन जो बाहर ही था, उसने उन पेपर्स को लिया और तुरंत वहाँ से चला गया अलग कार में, और विंग और वांग जी का कार आगे बढ़ गया। विंग हड़बड़ा कर कहने लगता है, क्या मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे अभी कॉलेज करना है, मेरा बैग। वांग जी बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। उसने कहा, डोंट वरी, तुम्हारा बैग, तुम्हारा सामान, सब कुछ मेरे घर शाम तक पहुंच जाएगा। तुम आज से वहीं पर रहोगे। ये कहते हुए वांग जी ने अपना सर सीट पर टिका दिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। गाड़ी जो आगे बढ़ता जा रहा था, विंग इस तरफ कभी नहीं आया। वो बीजिंग शहर में रहता ज़रूर है, लेकिन इस शहर को अच्छे से जानता नहीं है। जानेगा भी कैसे? उसके आसपास ज़्यादा दोस्त नहीं रहते हैं जिनके साथ वो इधर उधर हैंग आउट के लिए निकल जाए, क्योंकि दोस्ती से उसका पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक दोस्त उसके लिए काफ़ी है, निये हुए सांग। और दूसरा, अमीर बाप का बेटा होने के बावजूद विंग के पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते थे बचपन से ही। अपने मदर के डेथ के बाद जब स्टेप मॉम आए तो वो विंग से अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, और फिर जब उसके स्टेप ब्रदर और सिस्टर आए तब तो और भी ज़्यादा बदतर हो गया हालत। तब तो उसका फादर भी उसका ना रहा। यही तो वजह था जिसके लिए विंग ने अपने यंग एज में ही अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि अपने स्टेप मॉम, ब्रदर और सिस्टर विंग के ऊपर जुल्म करते थे और उसके फादर चुपचाप बस देखते थे। उन्हें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। खैर, ये सब कुछ सोचते हुए विंग इस रास्ते की तरफ देख रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।